Assalamu alaikum everyone. My name is Usman Nazir and I am a lecturer in mathematics at Root International School and College. आज का टारगेट है। आज हमें ज्वाइन कर रहा है एक नया कॉन्सेप्ट जिसका नाम है फैक्टोरियल। ठीक है, पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हमें इसकी जरूरत क्या पेश आई, इसकी एप्लीकेशन भी बन जाएगी वो। ठीक है, फिर हम इसके रिजल्ट्स, एग्जांपल्स और इसका कुछ इमीडिएट एप्लीकेशंस देखेंगे। अच्छा, फर्ज करें आपके पास 4 नंबर्स हैं। ठीक है, वी हैव 4 नंबर्स एंड वी हैव 4 ब्लैंक्स। फिल इन दी ब्लैंक्स है हमारे पास। ठीक है, हमारे पास 4 डिजिट्स हैं और उन 4 डिजिट्स को हमने फिल करना है और उनको फिल करने के लिए हमारे पास 4 ही स्पेसेस है। ठीक है, यानी 4 डिजिट्स हैं, 4 स्पेसेस हैं और उन्हें हम फिल करने जा रहे हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं, हम डिजिट लेते हैं अपने पास में। डिजिट फर्ज करें हम ले लेते हैं यही 1 2 3 एंड 4। ये हमने डिजिट ले ली। ठीक है, यानी वी हैव 4 डिजिट्स। इन 4 डिजिट्स की मदद से नंबर्स बनाने हैं हमने। सो वी हैव 4 स्पेसेस। अब जो फर्स्ट प्लेस है, जीरो प्लेस या यूनिट प्लेस जिसे आप कहते हैं, इसे फिल करने के लिए आप इसमें 1 भी पुट कर सकते हैं, 2 भी पुट कर सकते हैं, 3 भी पुट कर सकते हैं और 4 भी पुट कर सकते हैं। तो हाउ मेनी वेज, इसको फिल करने के कितने वेज हैं आपके पास? वी हैव 4 वेज टू फिल दिस। फर्ज किया हमने यहाँ पर रख लिया 2, तो ये खत्म हो गया। ठीक है, अब हमारे पास कितने डिजिट्स रह गए? 1 3 4 रह गए। अच्छा, अब टेंस प्लेस पे देखते हैं। टेंस प्लेस पे हमारे पास कितनी ऑप्शन है? 1 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। वी हैव 3 ऑप्शंस और फर्ज किया कि हमने यहाँ पे रख लिया 3, तो ये भी डिजिट खत्म हो गया। ये हमारी मर्जी थी, हम 1 भी रख सकते थे, 4 भी रख सकते थे। मैं आपको जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ। फर्ज करो हमने 3 रख लिया। अब कितने रह गए? 1 और 4, 2 डिजिट रह गए। तो 100 प्लेस में हम, हमारे पास कितने ऑप्शन है? वी हैव 2 ऑप्शन। 1 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं। फर्ज किया हमने 1 लिख लिया। तो अब 1000 प्लेस में क्या ऑप्शन रह गया? सिंगल ऑप्शन, जस्ट 1 ऑप्शन। और यहाँ लाजमी तौर पे 4 नहीं आना है। ठीक है, अच्छा, हमारा गर्ज इससे नहीं है कि नंबर क्या बना 4132। फिर से रिकॉल करें, हमारा गर्ज ये है कि इफ वी हैव 4 डिस्टिंक्ट डिजिट्स एंड वी वांट टू फॉर्म ए 4 डिजिट नंबर जिसमें कोई रेपिटेशन ना हो, हर डिजिट एक ही बार आए, तो एट द यूनिट प्लेस वी हैव 4 वेज टू फिल दिस। फिर टेंस प्लेस पे वी हैड 3 वेज टू फिल। 100 प्लेस पे वी हैड टू वेज टू फिल और वन वे टू फिल एट द 1000 प्लेस। हाउ मेनी टोटल वेज? ये तो हो गया ना, हर प्लेस के लिए अलग। यहाँ पे 4 ऑप्शन थे, यहाँ पे 3 ऑप्शन थे, यहाँ पे 2 ऑप्शन थे, यहाँ पे 1 ऑप्शन थे। टोटल नंबर ऑफ वेज, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ये कहता है कि टोटल नंबर ऑफ वेज के लिए आपने इनको मल्टीप्लाई कर देना होता है। सो टोटल नंबर ऑफ वेज इज 4 × 3 × 2 × 1। तो ये क्या बन गया? ये 1 से लेकर 4 तक का प्रोडक्ट बन गया। दिस इज इक्वल टू 3 2 6 6 24। ये 24 है। ये जो है ना 1 से लेके 4 तक का जो प्रोडक्ट है, इसे शॉर्ट फॉर्म में हम फैक्टोरियल कहते हैं। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में यूं लिखते हैं 4 फैक्टोरियल, या यूं इसको सीट पे बिठा देते हैं 4 फैक्टोरियल। ठीक है, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ, दिस इज द मोटिवेशन बिहाइंड फैक्टोरियल। वन सिंपल मोटिवेशन, आज में से वन सिंपल एग्जाम्पल। अच्छा, अब हम प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर एन के लिए, फॉर एन इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर से क्या मुराद है? पॉजिटिव इंटीजर से मुराद 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन। एन फैक्टोरियल इज एक्चुअली प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 2 3 अप टू एन। ठीक है, एन। और एन से पीछे क्या पड़ा होगा? जैसे 6 से पीछे क्या है? 6 से पीछे 6 - 1 यानी कि 5 है। एन से पीछे क्या है? n - 1। इस तरह कर, तो आप यहां से अगर 1 से चलें, 1 2 3 4 5, कहीं पे जाके n तक पहुंचेंगे। अगर इधर से लिखना शुरू करें n - 1 n - 2, कम होता होता 3 2 1 हो जाएगा। तो ये फार्मूला है फैक्टोरियल का। ठीक है,
मिसाल के तौर पे हम कुछ फैक्टोरियल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 का फैक्टोरियल क्या होगा, 1 फैक्टोरियल 1 है। 2 का फैक्टोरियल क्या होगा, उसको 2 इंटू 1 लिखेंगे। 3 का फैक्टोरियल क्या होगा, उसको 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखेंगे। अच्छा, 4 का फैक्टोरियल क्या होगा, उसे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दिस इज 24 एंड अप टू सो ऑन। इस तरह आप किसी भी नंबर का फैक्टोरियल आसानी से फाइंड कर सकते हैं। कैलकुलेटर पे भी इसका बटन आपको मिल जाएगा इफ यू वांट टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। नाउ अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है हमारे सामने, ठीक है, और उस तक हम जा सकते हैं, उसका हम रास्ता पहले बनाते हैं। क्वेश्चन है कि ये तो पॉजिटिव इंटीजर के लिए फैक्टोरियल डिफाइन हो गया। कैन वी डिफाइन फैक्टोरियल फॉर जीरो? बाय डेफिनेशन नॉट, क्योंकि फैक्टोरियल की हमने अगर यू डिफाइन किया है कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर फ्रॉम 1 टू n, तो फिर जीरो तो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, लिहाजा उसके लिए हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा इसे। रिकॉल दैट, में हम एक अल्टरनेटिव मेथड पढ़ते हैं फैक्टोरियल लिखने का। रिकॉल एन फैक्टोरियल इज एन एन माइनस वन, इससे पीछे एन माइनस टू, इससे पीछे एन माइनस थ्री, करते करते 3 2 1, दिस इज एन फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल को हम एक और तरह से भी लिख सकते हैं, हमारी कैलकुलेशंस में भी ये बड़ा हेल्पफुल होगा। मिसाल के तौर पहले एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आप देखिए 6 फैक्टोरियल है, 6 फैक्टोरियल इक्वल टू 6 5 4 3 2 1। अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 6 5 4 3। अब ये जो 2 इंटू 1 है, ये खुद 2 फैक्टोरियल है। हम 6 फैक्टोरियल को, इसका मतलब है कि 6 5 4 3 2 तक ओपन कर लिया। हम 6 फैक्टोरियल को यूं भी लिख सकते हैं 6 5 4, ये क्या बन जाएगा 3 फैक्टोरियल। हमने 6 फैक्टोरियल को 3 तक ओपन कर लिया। इसी तरह हम 6 फैक्टोरियल को यूं भी लिख सकते हैं 6, और ये सारा क्या हुआ 1 से 5 तक 5 फैक्टोरियल। तो इस तरह जरूरी नहीं है कि आप इसको 6 फैक्टोरियल को 1 to 6 ही लिखें, आप हस्बे जरूरत क्वेश्चन के मुताबिक ऐसे ओपन कर सकते हैं। अच्छा, इसके अब एक जनरल फॉर्म देते हैं। इसे देखते हुए हम एक फार्मूला बनाते हैं। हमारा फार्मूला ये है कि n फैक्टोरियल को आप u लिख सकते हैं, यानी n फैक्टोरियल को अगर आप ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपके पास n आएगा, उसके बाद आपके पास जो भी आएगा वो 1 से लेकर, क्योंकि n माइनस वन तक होगा, लिहाजा वो n माइनस वन का फैक्टोरियल होगा। सो n फैक्टोरियल को आप यूं भी ओपन कर सकते हैं कि n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n, और बाकी जितना भी है ये n माइनस वन का फैक्टोरियल बन जाएगा। दिस इज शॉर्ट फॉर्म फॉर n फैक्टोरियल, ठीक है। बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग। लुक, इसमें जो आपका n है वो कहां से स्टार्ट होता है, वो 1 से स्टार्ट होता है, n फ्रॉम 1 2 3, यानी पॉजिटिव इंटीजर आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। अगर हम इसमें n को 1 पुट करते हैं, पुट n इज इक्वल टू 1, तो ये क्या बन जाएगा 1 का फैक्टोरियल, 1 1 माइनस 1 फैक्टोरियल, तो ये 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 1 माइनस 1 0 होता है, 0 का फैक्टोरियल आ गया। तो सो व्हाट इज दिस, 0 फैक्टोरियल इज 1। तो लिहाजा हमारे पास 0 का फैक्टोरियल अलग से डिफाइन हो गया इस फार्मूला की मदद से, ठीक है। सो बाय यूजिंग दिस फार्मूला we have calculated 0 factorial and 0 factorial is 1। अब हम अपनी कैलकुलेशंस के अंदर, जो इन लेक्चर्स में भी और इन लेक्चर के बाद एमसीक्यूज के लेक्चर में आप देखेंगे कि जहां भी 0 फैक्टोरियल आएगा वी विल टेक इट 1, ठीक है। अच्छा, तो ये एक रिजल्ट हो गया हमारे पास, 0 फैक्टोरियल इज 1। इसी तरह आप पूछ सकते हैं कि बाकी 0 हो गया, पॉजिटिव इंटीजर हो गया, नेगेटिव इंटीजर्स अगर फर्ज करें आ जाए, तो क्या हम नेगेटिव इंटीजर्स का फैक्टोरियल फाइंड कर सकते हैं? तो आंसर इज नो, फाइंड नहीं कर सकते आप, ठीक है। इसी तरह मैं जस्ट आपको अभी रिजल्ट बता रहा हूं, आप ट्राई करके देख लें, इट विल क्रिएट लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। इसी तरह क्वेश्चन आता है फ्रैक्शंस का कि एन अगर रैशनल नंबर है p बाय q, तो क्या हम डिफाइन कर सकते हैं फैक्टोरियल p बाय q? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि बाय डेफिनेशन फैक्टोरियल डिफाइन होता है पॉजिटिव इंटीजर के लिए, ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। लेकिन आगे चल के आप देखेंगे कि जब हम बीएससी कैलकुलस में जाएंगे और इंटीग्रेशन पे जाएंगे, तो फिर वहां पे हमें एक फंक्शन, एक नया फंक्शन हमें ज्वाइन करेगा जिसे हम कहेंगे गैमा फंक्शन। गैमा फंक्शन,
वो हमें बताएगा कि अगर फैक्टोरियल डिफाइन होता है पॉजिटिव इंटीजर के लिए तो गैमा डिफाइन हो सकता है फ्रैक्शंस के लिए भी। और गैमा एक जनरलाइजेशन होगी फैक्टोरियल की, यानी एक रिलेशन देखेंगे कि गैमा एन प्लस वन गिव्स एन फैक्टोरियल, यानी गैमा आपका फैक्टोरियल भी कवर कर लेगा, पॉजिटिव इंटीजर और जीरो उसमें कवर हो जाएगा, और इसके अलावा वो रैशनल नंबर्स के लिए भी आपको एक नेबल बदल साबित होगा फैक्टोरियल का। ठीक है, लेकिन ये हमें इस वक्त ये हम डिस्कस करेंगे कैलकुलस के अंदर जो बीएससी लेवल का है, या रियल एनालिसिस के अंदर, इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब कुछ आपको मैं एक मजीद कुछ की पॉइंट्स दे रहा हूँ फैक्टोरियल के बारे में, जिसे हम यूज करते हुए आगे चलेंगे एक्सरसाइजेस पे और अगले टॉपिक्स पे। कुछ कैलकुलेशंस मैं आपको समझाता हूँ। एक क्वेश्चन है 6 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल, इसे हम कैसे सॉल्व करें? हम फैक्टोरियल को ओपन करेंगे, 6 5 4 3 2 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन नीचे क्योंकि 2 फैक्टोरियल पड़ा है तो इसे हमने 2 फैक्टोरियल तक ओपन कर लिया। 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा तो ये बाकी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 3 12, 12 5 66, ये 36 है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक मिस्टेक है, आप देख लें, कुछ लोग ये मिस्टेक करते हैं कि वो 6 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल को क्या करते हैं, 2 को कैंसिल कर देते हैं, 2 3 6, तो आंसर इज 3 फैक्टोरियल। दिस इज रॉन्ग। आप अभी देख लें कि अगर, क्योंकि 6 फैक्टोरियल में 6 5 4 3 2 1 सारा कुछ पड़ा है, 2 फैक्टोरियल में जस्ट 2 से कैंसिल होना है। अगर आप इस तरह कैंसिल करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी फैक्टोरियल के अंदर नंबर्स को आप कैंसिल नहीं कर सकते, आप फैक्टोरियल ओपन करके कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा इसमें आपको। 15 फैक्टोरियल इंटू 15 - 15, ये बेसिकली इंडिकेशन है नेक्स्ट फार्मूला की, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन बहरहाल कैलकुलेशन क्या आता है, दिस वेरी सिंपल, 15 15 से कैंसिल हो गया, और 15 - 15 0 फैक्टोरियल 1 है, सो वी गेट 1, नो प्रॉब्लम दिस क्वेश्चन है। अच्छा, इसी तरह आप इसका रिवर्स प्रोसेस भी समझ लें कि अगर आपको कहीं पे फैक्टोरियल के अंदर चेंज करना पड़े नंबर्स को, तो वो भी आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम एक क्वेश्चन यहाँ देख रहे हैं, n+2 n+1 इंटू n। ठीक है, ये एक नंबर है, कंसेक्टिव प्रोडक्ट है 3 नंबर्स का, एंड वी वांट टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ द फैक्टोरियल। हमें इसे फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, लुक एट दिस, n+2 n+1 n। अब ये n+2 का फैक्टोरियल लिखा जा सकता है अगर साथ n-1 n-2 3 2 1, अगर ये मिसिंग नंबर हम ऐड कर ले, जो कि 1 से लेकर n-1 तक है, n+2 n+1 n, और ये सारे 1 तक जाएगा। अगर हम ये ऐड कर लें तो ये क्या बन जाएगा, ये n+2 का फैक्टोरियल बन जाएगा। लेकिन अगर हमें इन्हें ऐड करना है तो इसका मतलब है, अगर हमें इनको इनके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमें ये डिवाइड में भी लिखने पड़ेंगे। दिस इज इक्वल टू, अब ये क्या बन जाएगा, 1 2 3, आपने देखना है कि ये कंसेक्टिव नंबर्स का प्रोडक्ट है, कहां से, 1 से लेके n+2 तक, सो दिस इज n+2 फैक्टोरियल, और ये 1 से लेकर n-1 तक, तो ये इसकी फैक्टोरियल नोटेशन जी है। एक और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, n n-1 n-2 अप टू सो ऑन n-r+1, ये नंबर है। इसे फैक्टोरियल फॉर्म में लिखें। कैसे लिखेंगे इसे फैक्टोरियल फॉर्म में, आप लार्जर नंबर, लार्जेस्ट है यहाँ पे n, इसका मतलब है कि n फैक्टोरियल कंप्लीट हो सकता है अगर ये चला जाए 1 तक, 1 2 3, कहां तक चाहिए हमें, n-r+1 तो है, इससे पिछले नंबर तक चाहिए। इससे पिछला नंबर क्या होगा वो चेक करने के लिए आप 1 माइनस कर लें, ये कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है n-r से 1 से लेकर n-r तक आपको चाहिए, तो आप इसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें तो यू विल गेट द आंसर, एंड आंसर इज, अब ये नोमिनेटर क्या हो जाएगा, 1 से लेकर n तक, सो दिस इज n फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, n-r तक, दिस इज n-r फैक्टोरियल। ठीक है, आगे चल के ये एक बड़ी जबरदस्त डेफिनेशन बन जाएगी। ठीक है,
तो इसी तरह अब आप प्रैक्टिस कर लें। अब हम फैक्टोरियल की मदद से कुछ बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे। परम्यूटेशंस क्या होती हैं, कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, प्रोबेबिलिटी क्या होती है। इसके अलावा इसकी इमीडिएट एप्लीकेशन हम जो पढ़ेंगे वो बाइनोमियल थ्योरम के अंदर, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, परम्यूटेशन क्या होती है। ओके, अब हमारा टॉपिक है परम्यूटेशंस का। व्हाट इज परम्यूटेशन एंड इट्स टाइप्स। यहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, इस क्वेश्चन के आंसर से पहले हम परम्यूटेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि परम्यूटेशंस क्या होती हैं, और इनके 5 वेल नोन केसेस जो हमारी इस बुक में सिलेबस में मेंशन है हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी फिर इसके अलावा जो इसकी डिस्कशन है वो हमारी बीएससी में दोबारा आएगी, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स के अंदर या एमएससी के अंदर। तो परम्यूटेशंस क्या होती है। परम्यूटेशंस का ताल्लुक है नंबर ऑफ वेज से, ये तादाद है, नंबर ऑफ वेज। ठीक है, यानी परम्यूटेशन बुनियादी तौर पे एक नंबर है, एक तादाद है। नंबर ऑफ वेज वो उतने तरीकों की तादाद है जितने तरीकों से हम चीजों को अरेंज कर सकते हैं, इसलिए हम इसको अरेंजमेंट्स भी कहते हैं। नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, नंबर ऑफ वेज टू अरेंज समथिंग। ठीक है, अच्छा, कैसे, इसकी कुछ एग्जांपल लेके देखते हैं। साल के तौर पे आपके पास डिजिट्स हैं, मैंने अभी एग्जांपल एक ली थी, 1 2 3 4। इन्हें आप अरेंज करें, 4 आप ब्लैंक्स ले लें इस तरह से, ये अब आप इन्हें मुख्तलिफ तरह से अरेंज कर सकते हैं। इसे आप 1 2 3 4 इस तरह लिखेंगे तो 1234 बन जाएगा। ठीक है, अगर आप 4 पहले लिख लें, फिर 1 लिख लें, फिर 3, फिर 2, यानी इन 1 2 3 4 का आप ऑर्डर चेंज करते जाएं, तरतीब चेंज करते जाएं। ठीक है, अरेंजमेंट चेंज करते जाएं, आपको पता है नंबर बढ़ता जाएगा या कम होता जाएगा, यानी कि नंबर चेंज हो जाएगा। कितनी तरह से ये नंबर बनाए जा सकते हैं, दिस इज कॉल्ड परम्यूटेशन। ठीक है, द नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन अरेंज 1 2 3 4 these 4 digits to form a 4 digit number is called the permutation। ये यहाँ पे परम्यूटेशन कहलाएगी। अच्छा, इसी तरह आप और एग्जांपल भी ले सकते हैं डिफरेंट कलर्स की। जैसे ये एक कलर है, फर्ज करें यहाँ से रेड कलर है ये। ठीक है, उसके बाद येलो कलर है, उसके बाद यहाँ पे ये ग्रीन कलर है। अब ये 3 कलर हैं, तो आप इन 3 कलर्स की मदद से कितने सिग्नल बना सकते हैं। ठीक है, यानी रेड, यानी ग्रीन पहले लिख दें, फिर रेड कर दें, फिर येलो कर दें। तो ये और ये 2 मुख्तलिफ परम्यूटेशन हैं। ये रेड येलो ग्रीन है, ये ग्रीन रेड येलो है। ठीक है, सो दीज आर 2 डिफरेंट परम्यूटेशंस। ठीक है, तो यहां से आपको एक बारीक सी बात समझ आ रही होगी कि अगर अरेंजमेंट चेंज कर दें, परम्यूटेशन इज चेंज्ड, परम्यूटेशन चेंज हो जाती है। मिसाल के तौर पे मैं अभी आप उस क्वेश्चन पे भी आ रहा हूं कि कॉम्बिनेशन में और इसमें क्या फर्क है। मिसाल के तौर पे फर्ज करें कि 3 लड़के हैं, अली, ठीक है, आमिर, असलम। ये 3 लड़के हैं, अली, आमिर, असलम। ठीक है, 3 दोस्त हैं। ये इन तीनों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया, स्टडी ग्रुप बनाया कि हम पढ़ेंगे। ठीक है, यानी इन्होंने अपना एक कॉम्बिनेशन बना लिया, अली, आमिर, असलम। अब ये एक परमुटेशन है, अली, आमिर, असलम, के अली यहाँ बैठा है, आमिर यहाँ सेकंड नंबर पे बैठा है, असलम थर्ड पे बैठा है। अगर आमिर जो है वो इधर आ जाए, अली इधर आ जाए, असलम इधर आ जाए, तो ये परमुटेशन चेंज हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही समझें। ठीक है, ज़हन में फर्क रखें कि हम फर्क करने जा रहे हैं परमुटेशन में और कम्बिनेशन में। तो पहले परमुटेशन, फर्ज करें कि ये यूं भी समझ लें कि फर्ज करें कि ये 3 लोग हैं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है ना, इसको सेकंड प्राइज मिला है, इसको थर्ड मिला है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो एक परमुटेशन ये है कि अली फर्स्ट है, आमिर सेकंड है, असलम थर्ड है। एक परमुटेशन ये है कि आमिर फर्स्ट है, अली सेकंड है, असलम थर्ड है। ये 2 मुख्तलिफ परमुटेशन है, ये और ये डिस्टिंक्ट है।
हैं वही तीन लोग उसमें भी और इसमें भी, लेकिन ये परमुटेशन डिस्टिंक्ट है। जैसे हैं ये 4 डिजिट सेम ही, लेकिन ये 1234 है, ये 4132 है। ये सिग्नल तीन ही है, कलर तीनों सेम है दोनों में, लेकिन तरतीब चेंज है। अगर तरतीब के चेंज होने से, अरेंजमेंट के चेंज होने से कहानी आपकी बदल जाए, उसे परमुटेशन कहते हैं। इफ योर स्टोरी इज चेंज विद द चेंज इन ऑर्डर, देन दैट इज कॉल्ड परमुटेशन। एंड व्हाट इज कम्बिनेशन? कम्बिनेशन क्या होता है डिटेल से तो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होने की वजह से मैं डिस्कस कर रहा हूं यहाँ पे। कम्बिनेशन क्या है? कम्बिनेशन ये है कि आपकी क्लास में से तीन तीन लोगों ने पढ़ने के लिए स्टडी ग्रुप बनाए कि हम मिलके तैयारी करेंगे, अली, आमिर और असलम, हम मिलके तैयारी करेंगे। अब ये जो पहली परमुटेशन है जिसमें अली पहले नंबर पे बैठा है, फिर आमिर, फिर असलम, और ये जो दूसरी परमुटेशन है जिसमें आमिर पहले नंबर पे है, दूसरे पे अली है, तीसरे पे असलम है, ये दोनों एक ही कम्बिनेशन है। क्यों? क्योंकि वही तीन लड़के इस ग्रुप में हैं जो इसको, तो ग्रुप तो ये एक ही है। अगर आप इसे एक ग्रुप कंसिडर करें कि तीन तीन लड़के मिलके स्टडी ग्रुप बना रहे हैं, तो ये ग्रुप तो एक ही है। हमें नहीं फर्क पड़ता कि अली किस सीट पे बैठे, आमिर कहाँ बैठे, असलम कहाँ बैठे, वो ग्रुप नहीं चेंज होगा। यानी ग्रुप से मुराद वो कम्बिनेशन चेंज नहीं होगा। कम्बिनेशन तब चेंज होगा जब इसमें से कोई आदमी चेंज होगा, कोई स्टूडेंट चेंज, कोई नाम चेंज होगा, तो हम कहेंगे कि ये एक नया कम्बिनेशन है। आपको बात समझ आ गई? आप क्रिकेट की फॉर्म में थोड़ा सा इसको देखें। क्रिकेट की फॉर्म, क्रिकेट में फर्ज करें 11 प्लेयर गेम खेल रहे हैं, ठीक है। अब यहां पे दो चीजें होती हैं। एक चीज होती है, पहली चीज है टीम, दूसरी चीज है आपका बैटिंग या बॉलिंग ऑर्डर। इन दो से आप समझे, टीम से समझे और बैटिंग ऑर्डर से समझे। देखो आपके 11 प्लेयर है ना, आपके पास एक टीम बन गई है। उसके बाद आप बैटिंग ऑर्डर तय करते हैं, पहले नंबर पे ये आएगा, दूसरे पे ये आएगा, तीसरे पे ये आएगा, चौथे पे ये आएगा, पांचवें पे ये आएगा, 11वें पे ये आएगा। अब आपके पास 11 प्लेयर्स की एक टीम बन गई, उस टीम का आपने एक बैटिंग ऑर्डर तय कर लिया, तो ये जो एक बैटिंग ऑर्डर है ना, ये एक परमुटेशन है। अब अगर आप बैटिंग ऑर्डर चेंज कर देते हैं, अली ने फर्स्ट पोजीशन पे आना था, असलम ने सेकंड नंबर पे आना था, आप असलम को पहले नंबर पे कर देते हैं, अली को सेकंड नंबर पे कर देते हैं, इसका मतलब है कि आपने बैटिंग ऑर्डर चेंज कर दिया। बैटिंग ऑर्डर चेंज होने का मतलब है कि आपकी जो परमुटेशन है ना, वो चेंज हो गई है। ये एक नई परमुटेशन है बैटिंग ऑर्डर चेंज होने से। पहली बैटिंग ऑर्डर एक परमुटेशन, फिर उनका बैटिंग ऑर्डर चेंज किया, ये दूसरी परमुटेशन है, फिर बैटिंग ऑर्डर चेंज करते हैं तो ये तीसरी परमुटेशन है, ठीक है। जबकि टीम वो एक ही है। टीम कब बदलेगी? जब इन 11 प्लेयर में से कोई तब्दीली करेंगे, किसी नए प्लेयर को या किसी प्लेयर को रिप्लेस करेंगे, तो टीम बदलेगी। तो ये जो टीम है ना, ये है कम्बिनेशन। लिहाजा अगर वही 11 खिलाड़ी रहते हैं तो कम्बिनेशन एक ही है। और ये जो बैटिंग ऑर्डर है, ये परमुटेशन है, तरतीब है, किस तरतीब से वो बैटिंग के लिए आते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द कम्बिनेशन एंड द परमुटेशन, ठीक है। आपको थोड़ा सा एक गैस भी मिल रहा होगा यहाँ पे कि अगर आप के पास सेम ऑब्जेक्ट्स हों, तो जो नंबर ऑफ कम्बिनेशन है दैट इज लेस देन द नंबर ऑफ परमुटेशंस, ठीक है। अच्छा, अब हम परमुटेशन की मजीद डिटेल पे चलते हैं और हम कुछ टाइप्स पढ़ते हैं और परमुटेशन का फार्मूला ड्राइव करते हैं। ओके, लेट अस डिस्कस केस 1, नॉन रिपीटेड यूज्ड ऑल एट ए टाइम। अगेन वी गेट हेल्प फ्रॉम सेम एग्जाम्पल, ठीक है, ताकि हम जरा क्विकली चले जाएं। फर्स्ट करेंगे, हमारे पास हैं 3 डिजिट्स, 2, 4 एंड 6, और हमने इनकी मदद से बनाने हैं नंबर्स, ठीक है। वी हैव 3 स्पेसेस, 3 डिजिट्स। हाउ मेनी numbers can be found by using 3 digits used all at a time when no digit is repeated? रिपीट नहीं करना आपने, 2, 4, 6 को लेके चलना है। अच्छा, मैंने पहले भी ये प्रूव कराया था, बट आई रिपीट दिस। अब देखें, ये आपके पास यूनिट प्लेस है,
ठीक है, वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, ये हंड्रेड प्लेस है। वंस प्लेस पे आपके पास तीन ऑप्शन है, 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। टेंस प्लेस पे आपके पास, अगर फर्ज करें आप फिक्स कर देते हैं कि इनमें से 2 यहाँ पे आ गया, अब आपके पास 10 प्लेस पे दो ऑप्शन रह जाती हैं, दो में से कोई एक आएगा, फर्ज करें 6 आ गया। अब आपके पास 100 प्लेस पे एक ही ऑप्शन बचता है, उससे नहीं आना है। तो टोटल ऑप्शन क्या है, यूनिट प्लेस पे 3 है, 10 प्लेस पे 2 है, 100 प्लेस पे 1 है। सो जब, तो परमुटेशन जो है वो क्या होती है, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ये कहता है कि हर पोजीशन पे जितने आपके पास वेज है ना, उनका आप प्रोडक्ट ले लें तो वो परमुटेशन 3 2 1। सो आंसर इज 3 2 6। इन शॉर्ट दिस इज 3 फैक्टोरियल। इस एग्जाम्पल से अब आपको मैं आसानी से समझा सकता हूं कि अगर आपके पास n ऑब्जेक्ट्स हों, इफ द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज n, ठीक है, केस वन, n डिस्टिंक्ट, दीज आर डिस्टिंक्ट n ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, यू हैव n प्लेसेस। प्लेस नंबर वन पे आपके पास कितनी ऑप्शन होंगी, प्लेस नंबर वन पे आपके पास n ऑब्जेक्ट है, n ऑप्शन है। अब एक एलिमेंट यहाँ फिक्स हो गया है, अब कितने रह गए, यहाँ n-1 रह गए। अब दो फिक्स हो गए, अब कितने रह गए, n-2 रह गए। अब कितने रह गए, n-3 रह गए। हर स्पेस में आप एक एलिमेंट डालते जाएंगे, एक कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कहीं पे जाके 3 रह जाएंगे, तीन में से एक यहाँ रख दिया, फिर इसके लिए दो रह जाएंगे और आखिर में अकेला बचेगा। तो हाउ मेनी वेज आर देयर टू अरेंज n distinct objects used all at a time, n थे, n के n यूज करने हैं। तो आपको एक गैस मिला कि आप क्या करेंगे, इनका प्रोडक्ट ले लें, सबको मल्टीप्लाई करें, n n-1 n-2 n-3, तो सबका प्रोडक्ट क्या आएगा, ये n का फैक्टोरियल बन जाएगा। तो एक फार्मूला तो ये हो गया, इसका फार्मूला है n फैक्टोरियल। जब n ऑब्जेक्ट्स होंगे सारे के सारे यूज करके आप अरेंजमेंट बनाएंगे तो यू विल गेट n फैक्टोरियल। ठीक है, अच्छा, उससे आगे चलते हैं। अब जरूरी नहीं है कि हमें जितने ऑब्जेक्ट दिए हों सारे यूज करें। बाज़ औक़ात हमें ये कहा जाता है, जैसे मिसाल के तौर पे अ, हमारे पास स्पेसेस हैं 3, वी हैव 3 स्पेसेस, और हमें कहा जाए कि आपके पास जो डिजिट्स हैं वो हैं 1 2 3 4 5, 5 डिजिट्स हैं। दिस इज केस टू। केस टू में क्या है, नॉन रिपीटेड, ये डिस्टिंक्ट है। टोटल कितने हैं, 5 हैं। हम कितने यूज कर सकते हैं, उसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं 3। वी हैव 5 ऑब्जेक्ट्स यूज्ड 3 एट ए टाइम, ठीक है, लेकिन कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं। हाउ मेनी वेज, कितनी परमुटेशन ऐसी पॉसिबल होंगी कि आपके पास 5 ऑब्जेक्ट्स हैं और 3 आपने यूज करने हैं। इसका फार्मूला भी हम डिराइव कर लेते हैं। पहले एक जनरल फार्मूला पहले बना लेते हैं। फर्ज करते हैं हम कि हमारे पास टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं एन, आर हम यूज कर सकते हैं उसमें से। इसका मतलब है कि ये जो स्पेसेस है ना, ये आर है, 1 2 3, r-1 आर, ये आर स्पेसेस है, ठीक है। अच्छा, अब देखें जरा आप, नंबर 1, फर्स्ट स्पेस को फिल करने के लिए आपके पास कितने ऑब्जेक्ट हैं, एन ऑब्जेक्ट हैं, तो यहां पे आपके पास एन चॉइसेस हैं। सेकंड प्लेस को फिल करने के लिए आपके पास टोटल एन में से एक तो यहां आ गया, एक कम कर दें, n-1 है, ठीक है। आपके पास एन चीजें थी, एक आपने यहां रख दी, n-1 रह गए, उन n-1 में से कोई एक आप यहां रख सकते हैं। इसका मतलब है कि सेकंड प्लेस को फिल करने के लिए आपके पास n-1 ऑप्शन है। फर्ज करो फिल कर दी, अब कितने रह गए, n-2 रह गए, दो फिक्स हो गई, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। थर्ड प्लेस को फिल करने के लिए आपके पास n-2 ऑप्शन है। इसी तरह चलते चले जाएं, r-1 प्लेस पे आप चले, पहले आर पे आप पहुंच गए। आर पे कितनी ऑप्शन बची होंगी, ये देखें, जब 2 पे थे तो 2 से एक कम, n-1। जब 3 पे थे तो उससे एक कम, n-2। जब आर पे पहुंचे तो उससे एक कम, यानी कि r-1। इतनी ऑप्शन पड़ी है आपके पास। अब जरा आप इनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास टोटल परमुटेशन वो क्या आएगी, n-r+1 कर दें इसको, n-r+1। इससे पीछे क्या होगा, साफ जाहिर है, फिर इसके पीछे
इससे बड़ा नंबर हो, क्योंकि n बड़ा नंबर है, बड़े नंबर की तरफ जा रहे हैं। n माइनस आर प्लस वन है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस टू हो जाएगा ऐसे। और ये चलते चलाते n-2, n-1 और n, तो ये आंसर आ जाएगा। दीज आर द नंबर ऑफ परमुटेशन। अब इसे जरा आप शॉर्ट फॉर्म में लिखे। मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में ये समझाया था कि आप बड़ा नंबर देखते हैं कौन सा, बड़ा n है। n का फैक्टोरियल बनाने के लिए यहां आपको n माइनस आर का फैक्टोरियल चाहिए। तो आप क्या करें, n माइनस आर के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दें, n माइनस आर के फैक्टोरियल से आप डिवाइड कर दें। तो ये जो नोमिनेटर है ये क्या बन जाएगा, एन माइनस आर फैक्टोरियल का मतलब है कि वन से लेकर एन माइनस आर तक ये पड़ा है, उसके बाद ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है, करते करते कहाँ चला गया, एन तक। तो ये एन का फैक्टोरियल मुकम्मल हो गया। और डिनोमिनेटर में एन माइनस आर, तो ये फार्मूला बन गया। और इसे हम लिखते हैं एन पी आर। एन पी आर पढ़ते हैं इसको, एन पी आर के टोटल एन ऑब्जेक्ट यूज आर एट ए टाइम। मिसाल के तौर पे 5p r, 5p3 बनेगा। वो क्या बनेगा, 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो आप याद कर लें, एन पी आर का फार्मूला क्या बनेगा, एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो सेकंड फार्मूला हमारे पास ये बन गया, एन पी आर विच इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, ये कब होगा, जब एन ऑब्जेक्ट है और उसमें से आर यूज करने हैं। अब आप जरा गौर करें कि जो पहला केस है वो इसका एक स्पेशल केस बन जाएगा। अगर इस फार्मूला में एन पी आर में आप पुट करते हैं, मसलन आप एन इक्वल टू आर कर दें कि एन ऑब्जेक्ट है और सारे के सारे यूज करने हैं, आर भी एन है और एन भी एन है। ठीक है, आपका फार्मूला ये है एन पी आर। अगर आप आर को भी एन पुट कर दें कि एन ऑब्जेक्ट है, सारे के सारे एट ए टाइम यूज करने हैं, तो क्या फार्मूला बनेगा, एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस एन, क्योंकि इनको माइनस करना होता है, एन माइनस एन फैक्टोरियल। तो ये बन जाएगा एन फैक्टोरियल ओवर जीरो फैक्टोरियल, तो ये बन जाएगा एन फैक्टोरियल। ठीक है, और यही केस वन है। इसका मतलब है कि जो केस वन है वो स्पेशल केस है केस टू का, या यूं कह लें केस टू इज जनरलाइजेशन ऑफ केस वन। ये जो केस टू है ये केस वन की एक जनरलाइजेशन है। इसके अलावा आप कैलकुलेशन करें, एन पी जीरो का क्या जवाब आता है, एन पी वन का क्या जवाब आता है। ठीक है, थोड़ा सा आप प्रैक्टिस के लिए यूज कर लें। आप कुछ रिजल्ट्स भी देखिएगा, यानी आप देखें कि एन पी आर है, एन पी आर माइनस वन है, ठीक है, एन पी एन माइनस आर है। जरा आप इनके रिजल्ट्स ऑब्जर्व करें, इनका रिलेशनशिप देखें आपस में। ठीक है, चलें यहाँ हम एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब आप आएंगे तो हम पढ़ेंगे permutations when we have repeated objects। ठीक है, when we have some repeated objects, and then about circular permutation। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 7, टॉपिक चल रहा था परमुटेशन का। हमने परमुटेशन यानी नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स डिस्कस की व्हेन वी हैव डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। आज हम स्टडी करेंगे कि व्हाट हैपेंस व्हेन वी हैव अलाइक ऑब्जेक्ट्स। व्हेन वन और मोर ऑब्जेक्ट्स आर रिपीटेड, आर सेम, then how can we calculate their number of permutations, and that number is how that number is different from the number of permutations of distinct objects। ठीक है, we can compare। एक एग्जांपल लेते हैं। फर्ज करें कि हमारे पास 3 अल्फाबेट्स हैं, ए बी सी। इन्हें आप 3 ऑब्जेक्ट्स ले लें कि ये 3 ऑब्जेक्ट्स हैं ए बी एंड सी, और हम इनकी डिफरेंट परमुटेशन डिस्कस करना चाहते हैं। Now the number of objects is 3, and with the 3 distinct objects we can have 3 factorial permutation, which is equal to 3 cross 2 cross 1, which is 6। So number of permutation is 6। ठीक है, ए बी सी आपके पास 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स थे, 3 फैक्टोरियल परमुटेशन पॉसिबल है, तो 6 परमुटेशन पॉसिबल। उन्हें बनाना भी कोई प्रॉब्लम नहीं आपके लिए। ए बी सी लिखा हुआ है, उसके बाद आप ए सी बी कर दें, फिर बी के साथ 2 परमुटेशन बन जाएंगी, ए सी एंड सी ए। उसके बाद सी के साथ बनेगी ए बी एंड बी ए। ठीक है, तो ये वो 6 परमुटेशन है जो ए बी सी के साथ बन सकती है when these 3 objects are distinct। अच्छा, अब फर्ज करें कि हमारे ऑब्जेक्ट सेम है, ए और बी सेम है। ठीक है, सेम का मतलब है कि फर्ज करें
पहला ऑब्जेक्ट भी ए है, दूसरा भी ए है, तीसरा सी है। अब जरा देखें कि क्या होगा इससे, ए सी, यानी जहां बी है पुट बी इज इक्वल टू ए, बी को ए पुट कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा ए सी ए, ये बन जाएगा बी ए, बी की जगह ए पुट कर दिया, डबल ए सी, फिर बन गया ए सी ए, फिर बन गया सी ए, फिर बन गया सी ए। ठीक है, इसका मतलब देखें कि ये डबल ए सी कितनी बार आ रहा है, डबल ए सी 2 बार आ रहा है, तो ये रिपीट हो रहा है, इसको काट देते हैं। ए सी ए, ये भी 2 बार आ रहा है, इसको हम काट देते हैं। इसके बाद सी डबल ए, ये भी 2 बार आ रहा है, एक बार हम इसे काट देते हैं। तो इसका मतलब है कि डिस्टिंक्ट अब अरेंजमेंट कितनी रह गई है, 1 2 and 3। सो व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, हुआ ये कि आपका जो ए और बी था, इसने जो परम्यूट करना था ए और बी ने, यानी ए बी ने कभी बी ए होना था, कभी कभी उसने एक साइड पे ए पड़ा होना था, एक साइड पे बी पड़ा होना था, कभी इधर बी आना था, ए इधर आना था। तो वो जब सेम हुए तो वो सारी की सारी अरेंजमेंट सेम हो गई, लिहाजा हमें माइनस करना पड़ी। और अब कितनी अरेंजमेंट बनी हमारे पास, ऑब्जेक्ट्स कितने थे, 3। होनी कितनी चाहिए थी, होनी चाहिए थी 3 फैक्टोरियल, लेकिन कितने ऑब्जेक्ट्स अलाइक थे, 2 ऑब्जेक्ट्स अलाइक थे। उससे क्या हुआ, इट इज डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। क्यों, क्योंकि ये जो ए और ए हैं, इनकी जो परमुटेशन 2 ऑब्जेक्ट्स की अगर ये डिस्टिंक्ट होते तो 2 फैक्टोरियल इसमें बननी थी, जो कि नहीं बनी, तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 3 into 2 into 1, 2 into 1, आंसर इज 3। तो इस एग्जाम्पल से आपने देखा कि जितने ऑब्जेक्ट्स अलाइक हों यानी सेम हो, उससे क्या होता है, उससे नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स जो है वो रिड्यूस हो जाती हैं, कम हो जाती है। ठीक है, और कितनी कम हो जाती हैं, साल के तौर पे हम अगर एक फार्मूला बनाना चाहते हैं, आप एक जनरल फार्मूला बनाते हैं, फर्ज करें कि जो एक्स है ये नंबर ऑफ परमुटेशंस है विद अलाइक ऑब्जेक्ट्स, और जो एन फैक्टोरियल है ये नंबर ऑफ परमुटेशंस है विद डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। आप ऑलरेडी जानते हैं एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हो तो एन फैक्टोरियल बनने चाहिए। अगर कुछ अलाइक हैं तो हम फर्ज करते हैं कि अब जो कम हो गई है इट इज रिड्यूस्ड, एक्स इज लेस देन एन फैक्टोरियल। ये एक्स जो है ये नंबर ऑफ परमुटेशन है अलाइक ऑब्जेक्ट्स के साथ, दिस इज लेस देन द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब ये कितना कम है, फर्ज किया कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट जो है वो 2 टाइम रिपीट हो रहा है, 2 टाइम रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो 2 टाइम्स का मतलब ये है कि इसने 2 फैक्टोरियल होना था, तो अगर ये 2 डिस्टिंक्ट होते, ठीक है, लेकिन क्योंकि ये लाइक है तो लिहाजा ये कम हो गए। अब अगर हम x को मल्टीप्लाई कर दें 2 फैक्टोरियल से, तो फिर ये वो कमी दूर हो जाती है, यानी इसके अंदर जो नंबर ऑफ परमुटेशन है वो अगर x हैं अलाइक ऑब्जेक्ट्स के साथ, अगर हम इन्हें डिस्टिंक्ट कर दें, इसे इसे b बना दें, तो क्या होगा, ये पहले सेम थे अब डिस्टिंक्ट हो जाएंगे। अब अब जो नई नंबर ऑफ परमुटेशन होंगी वो मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हमें यही कहता है कि आप अलग अलग इनकी जो पॉसिबल वेज हैं वो कैलकुलेट करके फिर टोटल फाइंड करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। सो x इंटू 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n फैक्टोरियल हेयर इन दिस एग्जांपल। ठीक है, तो यहाँ से हम यहाँ से अगर हम x कैलकुलेट करना चाहें अलाइक ऑब्जेक्ट्स की जो परमुटेशन है तो वो बनेगी n फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लें आप, एग्जाम्पल लेते हैं हम ए एंड बी, ये एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। 3 A's हैं और 2 B's हैं। सो द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टोटल हैं कितने, चाहे वो एक जैसे हैं चाहे डिस्टिंक्ट हैं, टोटल ऑब्जेक्ट्स इस वक्त आपके पास 5 है, टोटल ब्लैंक्स आपके पास 5 है। ठीक है, अगर ये डिस्टिंक्ट होती तो फिर परमुटेशंस कितनी होनी थी, डिस्टिंक्ट की फॉर्म में 5 फैक्टोरियल होनी थी। ठीक है, अब इसके अंदर है रेपिटेशन, आपके पास ए 3 टाइम रिपीट हो रहा है, बी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, लेट एक्स विद द नंबर ऑफ परमुटेशंस, ठीक है, with these alike terms, then x is of course less than n factorial, n क्या है 5 factorial, x is less than 5 factorial। कितना लेस है, इसे मल्टीप्लाई करने के लिए आप ये देखें ए अगर ये डिस्टिंक्ट होते तो इनकी परमुटेशन कितनी बननी थी, 3 फैक्टोरियल, अगर ये डिस्टिंक्ट होते तो इनकी परमुटेशन बननी थी 2 फैक्टोरियल। इट मीन x मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल,
this becomes equal to 5 factorial. So in this way x is equal to 5 factorial over 3 factorial 2 factorial. इन जनरल क्या समझ आई आपको? इन जनरल आपको ये समझ आई कि अगर आपके पास हो n ऑब्जेक्ट्स, टोटल n ऑब्जेक्ट, उसी में रिपीट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, उनमें से n1 ऑब्जेक्ट्स एक तरह के हैं, ठीक है, n2 ऑब्जेक्ट्स एक तरह के हैं। जैसे इस एग्जांपल में देखा हमने कि तीन ए जो है वो एक तरह के हैं तो n1 3 है, दो बी एक तरह के हैं तो n2 2 है, इसी तरह n3 भी हो सकता है। ये कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो एक जैसे हैं, उनकी तादाद n3 है, यानी कुछ ऑब्जेक्ट जो एक जैसे हैं उनकी तादाद n1 है, कुछ की n2 है, कुछ की n3 है, बाकी यूनिक वाले हैं, यूनिक वालों को हम नहीं यहाँ पे लिख रहे। तो हमारा फार्मूला क्या बनेगा? इसे हम इस तरह डिनोट करते हैं, n टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, नीचे हम लिखते हैं अलाइक ऑब्जेक्ट्स n1 n2 n3, जो एक से ज्यादा बार आ रहे हैं उनकी तादाद। तो ये फार्मूला बनता है हमारे पास n फैक्टोरियल ओवर n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3 फैक्टोरियल एंड अप टू सो ऑन। और आपने ये दो एग्जांपल्स में देख लिया, ठीक है। तो ये होगी परमुटेशन ऑफ alike objects when one or more objects are repeated, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव a case of circular permutations. सर्कुलर परमुटेशंस कैलकुलेट कैसे की जाती हैं? पहले तो आप देखिए सर्कुलर परमुटेशन नाम से ही आपको पता चल रहा है कि अब आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक सर्कल की फॉर्म में है, जस्ट लाइक के भाई ऐसे एक राउंड टेबल हो और इसके गिर्द यहाँ पे चेयर्स लगी हो और आपने लोगों को जो है अरेंज करके यहाँ बिठाना हो, ठीक है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ए सर्कुलर परमुटेशन। अनदर एग्जांपल, जैसे आपके पास है की चेन, ठीक है, और आपने इसके अंदर कीज को लगाना है, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स हैं आपके पास सर्कुलर परमुटेशंस की। एंड समटाइम्स आपके पास जैसे एक आप हार बनाते हैं, ठीक है, एक जैसे मोती उसके अंदर प्रो के, या आप एक जैसे तो नहीं कहने चाहिए, डिफरेंट कलर्स के, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे याद रखें कि आपके जो सिलेबस में सर्कुलर परमुटेशंस हैं ये भी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, अलाइक का केस नहीं है यहाँ पे, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के साथ, ठीक है। सर्कुलर परमुटेशन व्हेन ऑब्जेक्ट्स, व्हेन वी हैव डिफरेंट आर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, सबसे पहले तो आप एक कंपैरिजन जेन में फिर बनाएं कि अगर आपके पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हो, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, डिस्टिंक्ट यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इफ वी हैव n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इन अ रो, इन अ लाइन, ठीक है, एक लाइन में आपके पास n ऑब्जेक्ट्स है और वो डिस्टिंक्ट है, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन कितनी बनेगी? वो बनेगी n फैक्टोरियल। दिस इज वेरी सिंपल, वेरी इजी। नाउ वी हैव ऑब्जेक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल। मिसाल के तौर पे अगर समझने के लिए इसे a कह देते हैं, इसे b कह देते हैं, इसे c कह देते हैं, इसे d कह देते हैं, इसे e कह देते हैं, इसे f कह देते हैं, ठीक है। फर्ज करो कि ये 6 लोग हैं, a b c d e f, इन्हें आपने टेबल के गिर्द बिठाना है। अगर ये 6 ऑब्जेक्ट्स होते, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इन अ रो, इन अ लाइन, तो फिर तो आपके पास जो नंबर ऑफ परमुटेशंस थी वो थी 6 फैक्टोरियल एंड इट वाज वेरी सिंपल, ठीक है, लीनियर केस में। लेकिन सर्कुलर वाले केस में क्या होगा? अब देखें, ये एक एक अरेंजमेंट आपके सामने है। अरेंजमेंट है ए, फिर बी है, फिर सी है, फिर डी है, फिर ई है, फिर एफ। तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 6 ऑब्जेक्ट्स हैं, सो नंबर ऑफ परमुटेशन शुड बी 6 फैक्टोरियल। अच्छा, आप जरा गौर करें, ये जो ए है, अगर ये इस फर्स्ट पोजीशन ये यहां इसकी ना हो, आप इसे रोटेट कर दें, रोटेट इस तरह कर दें कि ए बी की पोजीशन में आ जाए, बी सी की पोजीशन में आ जाए, सी डी की पोजीशन में आ जाए, ठीक है, डी ई की पोजीशन में आ जाए, ई एफ की पोजीशन में आ जाए, इस तरह करके, ठीक है। यानी ए बी की पोजीशन में आ गया तो बी सी की, सी डी की, डी ई की पोजीशन में आ गया, ई जो है वो एफ की पोजीशन में आ गया, इस तरह करके, ठीक है। तो जस्ट आप इमेजिन करें कि ये एक रोटेशन है। क्या किया हमने? इनको रोटेट कर दिया, ए इधर से शुरू करने के बजाय ए इधर से शुरू कर दिया। लेकिन आप देखें ए के, अगर मैं फ्रंट से देख रहा हूं तो इधर ए के राइट साइड पे बी है, लेफ्ट साइड पे एफ है। यहाँ क्या है? ए के राइट साइड पे बी है, लेफ्ट साइड पे एफ है।
जैसे ए के बाद बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ था, ऐसे ही ए के बाद बी, सी, डी और एफ है। इसका मतलब है कि भाई इसमें इन दो परमुटेशन में कोई फर्क नहीं। इसी तरह आप ए को फिर मजीद रोटेट कर ले, ए को फिर बी की पोजीशन में ले आए, इन सारों की पोजीशन फिर डिस्प्लेस कर ले, तब भी वो परमुटेशन सेम होगी। ए के बाद जो बैठेगा, उसके बाद जो बैठेगा वो सेम होगा, ए के अपोजिट जो बैठेगा वो भी सेम होगा, ए के लेफ्ट साइड पे जो होगा वो भी सेम होगा, ए के राइट। तो कितनी रोटेशन बन सकती है? 5 बन सकती, जितने ऑब्जेक्ट्स है उतनी रोटेशन बन सकती है 5। तो इसका मतलब है कि ये 5 की 5 जो रोटेशन है ना, ये एक ही परमुटेशन को जाहिर करती है। और ये बात लीनियर में नहीं थी ऐसी। मिसाल के तौर पे अगर इधर ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, अगर आप इसको यहाँ उस किस्म की रोटेशन दें, यानी ए इधर आ जाए, बी इधर आ जाए, सी इधर आ जाए, डी इधर आ जाए, ई इधर आ जाए और एफ कहाँ चला जाएगा? वो यहाँ आ जाएगा। तो ये एक डिफरेंट परमुटेशन थी। यहाँ ए के लेफ्ट पे कोई नहीं, लेकिन यहाँ ए के लेफ्ट पे एफ है और राइट पे बी है। ठीक है, लीनियर केस में ये एक डिस्टिंक्ट परमुटेशन थी और इस तरह टोटल 6 फैक्टोरियल बनी थी। लेकिन सर्कुलर के केस में क्या होगा? सर्कुलर के केस में ये 5 की 5 जो है ये एक जैसी हो जाएंगी, इस 5 रोटेशन एक जैसी हो जाएंगी। और ना सिर्फ यहाँ, बल्कि कोई भी डिफरेंट परमुटेशन आप लेंगे, उसकी हर हर डिफरेंट, हर डिस्टिंक्ट परमुटेशन की 5 रोटेशन बनेगी इसी तरह, क्योंकि ये 5 ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब है कि 5 5 के यहाँ पे सेट्स बन जाएंगे, 5 के मल्टीपल ऑफ 5। उनमें से हर 4 को रिड्यूस करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि अगर आपके पास ये डिस्टिंक्ट परमुटेशन एक्स बनती हैं, ठीक है, अगर आपके पास एक्स डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब है कि ये सारी जो रोटेशन से बनी है ये एक जैसी, इन्हें वन कंसिडर किया जाए। ठीक है, अगर आपके पास जो डिस्टिंक्ट सर्कुलर परमुटेशन हैं वो एक्स हैं, तो ये एक्स लेस होगा लीनियर वाले केस यानी 6 फैक्टोरियल से, ये लेस होगा। ठीक है, अच्छा ये सॉरी 6 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो मुझे यहाँ पे 6 कहना चाहिए था, ये 6 रोटेशन फिर बनती है। 6 ऑब्जेक्ट्स हैं, 6 रोटेशन बनती है, हर डिस्टिंक्ट परमुटेशन की 6 रोटेशन बनती है। अब जो डिस्टिंक्ट परमुटेशन हैं वो 6 फैक्टोरियल से लेस होंगी। पहली बात, कितनी लेस होंगी वो मैंने आपको बता दिया कि हर डिस्टिंक्ट परमुटेशंस के साथ 5 रोटेशन है, 6 रोटेशन है, क्योंकि 6 ऑब्जेक्ट्स हैं और वो 6 की 6 सेम है। इसका मतलब है कि अगर यूनिक परमुटेशन यहाँ पे एक्स है, तो अगर मैं उसे 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, एक्स उसको 6 टाइम्स कर दूं, 6 टाइम्स, तो फिर वो इक्वल हो जाएगी डिस्टिंक्ट या लीनियर वाले केस के, जो कि 6 फैक्टोरियल था। इसका मतलब मेरा फार्मूला क्या बनेगा? मेरा फार्मूला ये बनेगा x इक्वल टू 6 फैक्टोरियल बाय 6, एंड दिस इज इक्वल टू 6 into 5 फैक्टोरियल ओवर 6, एंड दिस इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल। तो इन जनरल मैं क्या कह सकता हूँ? इन जनरल मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मेरे पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स किस केस में? एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं सर्कुलर परमुटेशन के केस में, then in that case the number of permutations will be n minus 1 factorial, not n factorial but n minus 1 factorial, because it will be n factorial अगर लीनियर केस हो n factorial, और कितने डुप्लीकेट्स बनेंगे? n, तो डिवाइडेड बाय n, दिस इज n minus 1 factorial। ये एक वे है समझने का। ठीक है, एक जरा अब जरा शॉर्ट सी तरीके से भी मैं आपको बताता हूँ, जिसके साथ गुजारा आपका हो जाएगा और आप अगले स्टेप पे चले जाएंगे। वो तरीका ये है, उस तरीके में हम ये कहेंगे कि आप फर्क देखें लीनियर केस में और सर्कुलर केस में क्या है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, ये 6 प्लेसेस मैंने बनाई है। ठीक है, लीनियर केस में। सर्कुलर केस में 1 2 3 4 5 6, ये केस। अब सर्कुलर केस में बेसिकली होता है, एक शॉर्ट फॉर्म में समझना होगा आपने, होता ये है सर्कुलर केस में कि सर्कुलर केस में जो फर्स्ट पोजीशन है ना वो मैटर नहीं करती। सर्कल जो है, आप किसी एक पोजीशन को आप स्टार्टिंग पोजीशन ले सकते हैं। ए यहाँ पढ़ो, ए यहाँ पढ़ो, यहाँ पढ़ो, यहाँ पढ़ो, ए पहला जो एलिमेंट है ना, फर्स्ट एलिमेंट, उसे आपको फिक्स करना ही पड़ेगा। जहां वो बैठा है उस पोजीशन को आपको फिक्स करना ही पड़ेगा। बाकी चेंज करने से फर्क पड़ता है। अगर पूरे का पूरे को रोटेट कर दें, आपने देखा परमुटेशन में फर्क नहीं पड़ता।
अगर आप यानी ये करें कि अगर आप एक पोजीशन फिक्स कर लें कि जी ये फर्स्ट पोजीशन है, फिर इसके रिस्पेक्ट से बाकी सारी पोजीशन चेंज करने से आपको डिफरेंट परमुटेशन मिलेंगी। ठीक है, यानी अगर आपके पास सर्कुलर फॉर्म में एन ऑब्जेक्ट्स हैं, आपने एक फिक्स कर लिया, वन एनी वन ऑफ देम इज फिक्स, एक को फिक्स कर लिया, रिमेनिंग कितने बचे? रिमेनिंग आपके पास n-1 बचे। अब ये जो रिमेनिंग n-1 है ना, ये अब सर्कल नहीं रहा, अब ये लीनियर केस बन गया है, जस्ट लाइक लीनियर केस। यानी एक सर्कल था, आपने एक पे कट लगाया, एक पोजीशन फिक्स कर दी, रिमेनिंग n-1 बने, वो एक लीनियर केस बन गया। सो द नाउ द नंबर ऑफ परमुटेशन is actually due to n-1 objects, so the total is n-1 factorial. Now in the circular case, if we have n distinct objects, the number of permutation is n-1 factorial in this particular example when we have objects। ठीक है, जब आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये लोग हैं जो एक टेबल के गिर्द आपके बिठाए गए हैं। अच्छा, अब एक 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 और केस है सर्कुलर परमुटेशंस में। वो केस कैसे है, मैं आपको पहले आइडिया दे देता हूँ। वो केस ऐसा है कि जस्ट लुक एट दिस केस वन। इस केस में क्या हुआ, इस केस में आपके पास जो ऑब्जेक्ट थे वो लाइन के बजाय सर्कल में आ गए। जब वो लाइन के बजाय सर्कल में आ गए तो आपने देखा कि अब रोटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इन्हीं ऑब्जेक्ट्स को आगे रोटेट कर देते हैं, उससे कतन कोई फर्क आपको नहीं पड़ता, वो सेम परमुटेशन आ जाती है। ठीक है, लिहाजा जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उतनी ही रोटेशन होती है, तो उतने ऑब्जेक्ट सेम आ गए, उससे आपने डिवाइड कर दिया, आपके पास n-1 फैक्टोरियल बन गया। अगर अब जरा एक और एग्जांपल लें। ये एग्जांपल ऐसी है कि फर्ज करें कि आपके पास कुछ फ्लावर्स हैं डिफरेंट कलर्स के, आपने उन्हें अरेंज करना है। और फ्लावर्स हम यहाँ मैं आपके सामने कुछ कलर ले लेता हूँ, चले हम एक येलो कलर ले लेते हैं। अच्छा, फिर हम एक रेड कलर ले लेते हैं। अच्छा, फिर हम एक ब्लू कलर ले लेते हैं, और फिर हम एक इधर से ब्राउन भी ले लेते हैं। चलो ये आसानी से काबू आ गए। ये आपके पास कलर्स हैं जी कुछ। ठीक है, समझे कि आपके पास 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, 4 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, येलो है, ब्लू है, ब्राउन है और रेड है। आप इसको इसकी आप टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन बनाना देखना चाहते हैं। ये समझे एक हार है, उसके अंदर आप ये फूल डाल रहे हैं और एक परमुटेशन, साइक्लिक परमुटेशन बन रही है। अब आपने देखना है कि इन कलर्स की मदद से कितनी तरह के आप हार बना सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखें, अगर आप ये लीनियर केस होता, लीनियर केस होता तो एन आपके पास क्या है 4, तो ये 4 फैक्टोरियल होता अगर ये लीनियर केस होता। यानी अगर आप रखें येलो रखें और ब्राउन रखें, ब्लू रखें, रेड, इन 4 सिग्नल से आपने देखा था, क्वेश्चन भी किया था कि 4 कलर के सिग्नल्स हों, तो आपके 4 कलर्स हों तो कितनी तरह के सिग्नल बनते हैं, 4 फैक्टोरियल। लेकिन अगर ये सर्कुलर फॉर्म में हो जैसे कि यहाँ पढ़े थे, तो फिर आपने कहा कि अब रोटेशन मैटर नहीं करती, येलो इधर आ जाए, ब्लू इधर आ जाए, ब्राउन इधर आ जाएगा, रेड इधर आ जाएगा, तो ये सेम हो जाएंगे। उससे क्या हुआ, फार्मूला हमारा हमें कहता है आप 4-1 फैक्टोरियल, यानी होना आप 3 फैक्टोरियल चाहिए परमुटेशंस को, 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अच्छा, लेकिन अब एक और टाइप है सर्कुलर परमुटेशन की, अब उसे समझते हैं। उसको इसको समझाने के लिए मैं आपको पहली बात तो वही बता देता हूँ, रोटेशन वाला फिनोमिना सेम है। आप रोटेट कर दें, येलो इधर ले आए, ब्लू इधर, ब्राउन इधर, रेड इधर, कोई फर्क नहीं पड़ना परमुटेशन में। क्यों? क्योंकि येलो के राइट साइड पे ब्लू है, लेफ्ट पे रेड है, ऑपोजिट ब्राउन है। आप येलो यहाँ ले आते हैं तो भी उसके लेफ्ट पे ब्लू आ जाएगा, राइट पे रेड आ जाएगा, ऑपोजिट ब्राउन आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम। तो सो रोटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ना इसे। अच्छा, अब देखें आप, यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन से भी कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, इसके लिए आपको मेरी दोनों एग्जाम्पल को बैक वक्त देखना पड़ेगा। ठीक है, और मैं कोशिश करता हूं कि मैं दोनों एग्जाम्पल आपको बैक वक्त दिखा सकूं। ठीक है, और आपका जो पॉइंट जिस पे आपका फोकस होगा ना, वो ये होगा कि रिफ्लेक्शन से फर्क पड़ना है या नहीं पड़ना है। ठीक है, ये आपका पॉइंट है कि रिफ्लेक्शन से फर्क पड़ना है कि नहीं पड़ना है। एक कैटेगरी ये है जहां टेबल के गिर्द ABCD लोगों को बिठाया गया, और एक कैटेगरी ये है कि जब आपको 4 कलर के फूल दे के कहा गया कि आप हार बनाएं।
आपने क्या किया, रोटेशन की तो आपको समझ आ गई कि इधर भी 4 ऑब्जेक्ट्स हैं तो 3 फैक्टोरियल परमुटेशन बना ली, इधर भी बना ली 3 फैक्टोरियल परमुटेशन। अब मैं कह रहा हूं कि बाज़ औक़ात सर्कुलर परमुटेशन में रिफ्लेक्शन से भी सेम आती है चीज। ये देखें, इसकी मैं रिफ्लेक्शन दिखा रहा हूं आपको। ए और सी फिक्स्ड है, ए इधर बैठा है, सी इधर बैठा है, बी मैंने इधर कर दिया, डी मैंने इधर कर दिया। ये अब ये मैंने क्या किया, ये रिफ्लेक्ट किया, रिफ्लेक्शन किया, बी इधर आ गया, डी इधर आ गया, ए इसको फिक्स करते हुए बस बी डी की जगह चेंज की मैंने। तो ये दो डिफरेंट परमुटेशन है। क्यों? क्योंकि ये देखें, ए के इधर राइट साइड पे डी बैठा है, लेफ्ट साइड पे बी बैठा है, जबकि इधर ए के राइट साइड पे बी है, लेफ्ट पे डी है, तो साफ जाहिर है ये जगह चेंज हो गई हैं, तो ये दो डिफरेंट परमुटेशन हैं। अच्छा, नाउ दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे सेम कलर शायद यूज करना चाहिए, लेट लेट मी ट्राई। अब मैं यहाँ ये वाली रिफ्लेक्शन देता हूँ जरा, फिर देखें क्या होता है। अब मुझे सेम कलर देख, अच्छा ये जो रेड है ये इधर आ जाएगा यहाँ पे, और ये जो ब्लू है ये इधर आ जाएगा यहाँ पे, और ये अपनी जगह पे है क्योंकि मैं रिफ्लेक्शन दे रहा हूँ इसके गिर्द। यानी येलो अपनी जगह पे है, ब्राउन अपनी जगह पे है, बस मैंने ब्लू और रेड को जगह चेंज करा दी है। अब होना तो ये चाहिए कि ये डिस्टिंक्ट परमुटेशन बननी चाहिए, जस्ट लाइक दिस, कि जैसे ए के राइट साइड पे डी था, बी था, लोग चेंज हो गए, बदल गए, लोगों की जगह बदल गई, तो ये परमुटेशन चेंज हो गई। ठीक है, अच्छा। अब नाउ होना तो ये चाहिए कि ये डिफरेंट, ये हार अलग होना चाहिए और ये एक अलग हार होना चाहिए। लेकिन अब क्योंकि ये एक हार है, लोग नहीं हैं जो टेबल के गिर्द बैठे हैं, ठीक है, यूं कह लें कि ये एक हार है, इसे आप हाथ से पकड़ के घुमा सकते हैं। ठीक है, ये वो वाला केस नहीं कि भाई टेबल उलट जाए। ठीक है ना भाई, एक टेबल है उसके गिर्द लोग बैठे हैं, तो वहां पे तो रिफ्लेक्शन का मतलब ये ना कि आप टेबल ही उल्टा दें। ठीक है, आप उनकी मीटिंग खराब कर दें, टेबल उल्टा दें, उनकी चेयर उल्टा दें, है वहां पे तो रिफ्लेक्शन वो है। बट इन दिस केस ये एक हार है। ठीक है, जैसे ये हार है, जैसे अब देखो ये हार है, अब ऐसे घुमाओ, ऐसे पकड़ के रिफ्लेक्ट करो, घुमाओ, तो ये बन जाएगा। आपने जगह तो नहीं चेंज की, येलो फिक्स जगह पे है, ब्लू फिक्स्ड अपनी जगह पे है, ब्राउन अपनी जगह पे फिक्स्ड है, रेड अपनी जगह पे फिक्स्ड है, आपने सिर्फ हार को घुमाया। इस हार से घुमाने से ये बन गया। क्या मतलब इसका? इसका मतलब है कि ये तो सेम हार है, एक ही हार है, यही हार है, ऐसे ही घुमाया, ऐसे यूं बन गया। इसे घुमाने से क्या हुआ, रेड इधर आ गया, ब्लू उधर। लेकिन असल में तो आपने रेड को उतार के ब्लू की जगह पे या ब्लू को उतार के रेड की जगह पे तो नहीं किया, हार तो वही है। इसका मतलब है कि बाज औक़ात सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं कि उन्हें, जैसे हमने कहा, रोटेट करने से फर्क नहीं पड़ता, बाज औक़ात सर्कुलर ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि उन्हें रिफ्लेक्ट करने से भी फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब है कि इस वक्त जो भी आपकी डिस्टिंक्ट, जो भी डिस्टिंक्ट, और वो कितनी है, 3 फैक्टोरियल, आप होनी क्या चाहिए, 3 फैक्टोरियल। सर्कुलर की फॉर्म में अगर 4 ऑब्जेक्ट्स हैं तो आपके पास होनी चाहिए 3 फैक्टोरियल टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस। लेकिन हर परमुटेशन की जो रिफ्लेक्शन है वो सेम होती है। इसका मतलब है कि अब आपके पास इस केस में, जब आपके ऑब्जेक्ट इस तरह से सिमेट्रिक हैं कि उसकी रिफ्लेक्शन से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिफ्लेक्शन से बनने वाली परमुटेशन नई नहीं है बल्कि वो सेम है, तो उस सूरत में क्या होगा, उस सूरत में आधी परमुटेशन रह जाएगी। ठीक है, क्योंकि हर परमुटेशन का एक रिफ्लेक्शन, तो टोटल जो परमुटेशन आपकी बन रही थी वो साफ ज़ाहिर है इवन थी। ठीक है, होती इवन है क्योंकि 2 आता है उसमें, 3 फैक्टोरियल हो चाहे 4 फैक्टोरियल हो, 5 फैक्टोरियल, 2 उसमें आना है। ठीक है, तो इवन तो वो होती हैं, वो आपस में पेयर की फॉर्म में होती है, यानी एक डिस्टिंक्ट परमुटेशन है, एक उसकी रिफ्लेक्शन है, तो वो एक जैसी हो गई। इस तरह करते करते इसका मतलब है कि आधी रह गई। तो अब क्या रिजल्ट क्या है आपके पास? नाउ कंक्लूजन इज दैट आज का जो हमारा टॉपिक था उसमें हमने सर्कुलर परमुटेशंस को पढ़ लिया, और हमने देखा कि सर्कुलर परमुटेशंस में अगर हमारे पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हों, तो एक केस हमने देखा कि जब रिफ्लेक्शन मैटर करती है और रिफ्लेक्शन से डिस्टिंक्ट परमुटेशन होती है, तो उस सूरत में हमारे पास नंबर ऑफ परमुटेशन कितना आया, वो n-1 फैक्टोरियल है। और सेकंड केस में जब हमने देखा कि रिफ्लेक्शन से परमुटेशन सेम रहती है,
चीज सेम रहती है रिफ्लेक्शन से, नई परमुटेशन नहीं होती, उसमें कितने तादाद कितनी आई, वो n-1 फैक्टोरियल/2 आया। ठीक है, तो ये हमारा अब परमुटेशंस का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। तो एक ब्रेक लेते हैं यहाँ पे, और ब्रेक के बाद जब आप आएंगे तो हम अपना कम्बिनेशंस का टॉपिक करेंगे। ठीक है, और उसके बाद प्रोबेबिलिटी, और ये चैप्टर हमारा एंड हो जाएगा। थैंक यू वेरी। तो आज का इस सीरीज लेक्चर सीरीज को हम लोग ख़त्म करते हैं। डू यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन मेल मी दैट usman1385@gmail.com। थैंक यू सो मच।